नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? तो उम्मीद करते हैं आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग जो चैप्टर शुरू किए हैं वो उस चैप्टर का नाम है भारत में राष्ट्रवाद। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 है। पीछे जो हम लोग टॉपिक कवर कर लिए, आज उससे हम लोग आगे अपना टॉपिक कवर करेंगे। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, आज हम लोग पढ़ेंगे साइमन कमीशन। उसके बाद से पढ़ेंगे हम लोग नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट के बाद हम लोग पढ़ेंगे अपना दांडी मार्च, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो आज का टॉपिक जो है हमारे परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग थोड़ा सा भी इस वीडियो को स्किप मत करिएगा और एक एक पॉइंट को बारीक से समझिएगा, क्योंकि यहाँ से ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव सब तरह के प्रश्न आएंगे। और जो लोग अभी तक पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो चलो बिना देर किए हम लोग इस सेशन को शुरू करते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आओ। तो आज का सबसे पहला टॉपिक है बाबू, साइमन कमीशन। सबसे पहले आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि साइमन कमीशन क्या है। तो देखिए, पहले बात को समझिए, हुआ क्या था। जो भारत सरकार अधिनियम 1919 आया था। ठीक है बाबू, भारत सरकार अधिनियम 1919 आया था। उसमें एक प्रावधान था कि इसमें प्रावधान था क्या, आज से 10 साल बाद, 10 साल बाद, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, एक समिति का गठन किया जाएगा। और वो समिति हम लोग को सुझाव देगी कि भारत में और कितना संवैधानिक सुधार करना चाहिए। बात समझे? जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार था, जिसे भारत सरकार अधिनियम 1919 कहते हैं, उसी में एक प्रावधान था कि आज से 10 साल बाद एक समिति गठित की जाएगी और वो समिति देखेगी कि भारत में जो संवैधानिक सुधार हुए वो अच्छे से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और कितना भारत में संवैधानिक सुधार करना चाहिए। ठीक, तो इस हिसाब से 1919 में ये बात बोला गया था। उस हिसाब से अगर आप 10 साल जोड़ेंगे तो होना चाहिए 1929, होना चाहिए 1929। बट हुआ क्या कि इंग्लैंड में चुनाव थे। क्या थे बाबू? चुनाव, यानी ब्रिटेन में चुनाव थे बाबू। और वहां की सरकार चुनाव के वजह से ये निर्णय लेती है कि 2 साल पहले, कितने साल पहले? 2 साल पहले होना चाहिए था 1929 में, लेकिन 2 साल पहले यानी -2, तो 9 में से 2 गया 7। ठीक है बाबू, 2/1927, यानी 2 साल पहले ही चुनाव के डर से ठीक समिति का गठन कर दिया। बात को समझना, यानी हमारा क्लियर होना चाहिए था 1929 में, लेकिन 8 नवंबर 1927 को ही समिति का गठन कर दिया गया। 8 नवंबर 1927 को क्या कर दिया गया? समिति का गठन कर दिया गया। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो जो समिति बनाया गया था ना, हर समिति का कोई ना कोई अध्यक्ष होता है। तो इस समिति के अध्यक्ष थे सर जॉन साइमन, सर जॉन साइमन। ठीक, इनकी अध्यक्षता में यह समिति बनी। ठीक, इस समिति में कुल 7 लोग थे। कुल कितने थे बाबू? 7। सातों गोरे थे। सातवें कौन थे? गोरे, गोरे का मतलब अंग्रेज। कौन थे बाबू? अंग्रेज। एक भी भारतीय नहीं था, एक भी भारतीय नहीं था, एक भी
भारतीय नहीं था। समझे बाबू? तो ये जो समिति बनी थी इसके अध्यक्ष थे सर जॉन साइमन, इसलिए इसको कहते हैं साइमन कमीशन। क्या कहते हैं बाबू? साइमन कमीशन। इन्हीं के नाम पे फेमस हो गया साइमन कमीशन, साइमन कमीशन। तो साइमन कमीशन का गठन हुआ बाबू कब? 8 नवंबर 1927 को। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ओके। तो आपने क्या देखा? आपने ये देखा कि इस साइमन कमीशन में कुल कितने लोग थे? 7 लोग थे। और सातों कैसे थे? गोरे थे। गोरे मतलब क्या? अंग्रेज। क्या इसमें एक भी भारतीय थे? नहीं थे। अब एक बात आप बताइए, आपके घर में, आपके घर के लिए मुझे पंचायत करना है। आपके घर में कोई विवाद है या नहीं ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपके घर के लिए पंचायत करने आ रहा हूं और आप ही को नहीं बुला रहा हूं, तो बताइए आपको अच्छा लगेगा? अरे भाई, जब तुम भारत के लिए आ रहे हो कि और भारत में कितना संवैधानिक सुधार करना चाहिए, तो एटलीस्ट उसमें भारतीयों को भी रखना चाहिए था। लेकिन तुम कमीना लोग, तुम बरुआ लोग, एक भी भारतीयों को नहीं रखा। अब ये बात हम भारतीयों को क्या लग गया? दिल से बुरा लग गया। दिल से क्या लग गया? बुरा। तो सबसे पहले अगर आपको एक ऑब्जेक्टिव में कहीं पूछ दे कि साइमन कमीशन का गठन किसने किया था, तो कौन सा प्रधानमंत्री था? स्टैनली बाल्डविन। जो साइमन कमीशन को गठन करने वाला प्रधानमंत्री था उसका नाम था स्टैनली, स्टैनली बाल्डविन। स्टैनली बाल्डविन था बाबू, ठीक। इसी ने गठन किया था। अब इसमें एक भी भारतीय न होने के कारण भारतीय गुस्सा हो गए। भारतीय क्या हो गए बाबू? गुस्सा आ गए, गुस्सा आ गए। अब ये इसका गठन हो गया। गठन होने के बाद नवंबर 1928 में जब गठन होता है, तो गठन हुआ, तो अब ये भारत आएंगे। कहां आएंगे बाबू? भारत आएंगे। और भारतीय ऑलरेडी क्या है? नाराज हैं। अब इनका स्वागत करेंगे। ठीक है बाबू, फूल माला से। आइयो, फूल माला क्या है देखिएगा, बात को समझिएगा प्लीज। ठीक है बाबू। अभी मेरे से जस्ट थोड़ा सा स्लाइट मिस्टेक है बोलने में कि इसका गठन कब हुआ था? 1927 में। बात को समझिएगा, इस डेट को लेकर कंफ्यूज मत हो गया, ये डेट कुछ और के लिए मैं लिखा हूं, ठीक है? आप लोग कंफ्यूज नहीं होना। मेरे से अभी गलती से 1928 निकल गया। हमने साइमन कमीशन गठन कब किया था? 19, रुको मैं इसको हटा ही देता हूं, रुको हटा देता हूं, लो। ठीक, बात समझ गए? तो भारतीय तो ऑलरेडी नाराज थे, भारतीय नाराज थे। 3 फरवरी, 3 फरवरी 1928 को, ध्यान देना, 3 फरवरी 1928 को, 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन, साइमन कमीशन बॉम्बे पहुंचा। कहां पहुंचा बाबू? बॉम्बे पहुंचा। जब बॉम्बे पहुंचा तो भारतीय तो ऑलरेडी गुस्साए थे, तो ये लोग पहले ही से मन बनाए थे कि हम देशव्यापी हड़ताल करेंगे। ठीक बाबू, जहां जहां ये कमीशन गया, ठीक है, साइमन कमीशन को काले झंडे दिखाए गए। कैसे झंडे दिखाए गए बाबू? काले झंडे दिखाए गए और नारा लगाया गया। नारा लगाया गया क्या? साइमन वापस जाओ, साइमन वापस जाओ, साइमन वापस जाओ का नारा लगाया गया। ठीक है बाबू, साइमन गो बैक, साइमन गो बैक, साइमन गो बैक का नारा लगाया गया। ठीक, ये था हमारा कौन बाबू? साइमन कमीशन। लेकिन जब साइमन कमीशन देश के हर जगह दौरा कर रहा था, तो हर जगह क्या हो रहा था? विरोध हो रहा था। इसी विरोध के क्रम में, इसी विरोध के क्रम में, बात को समझना बाबू, लाठीचार्ज हो गया। क्या हो गया बाबू? लाठीचार्ज। और जो लाठीचार्ज हुआ ना, पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। किसने बाबू? पुलिस ने लाठीचार्ज किया। तो जो लाठीचार्ज किया ना, तो उसमें नेहरू को भी पीटा गया, नेहरू भी पिटाए और लाला लाजपत राय भी पिटाए। लाला लाजपत राय
ठीक है बाबू, बात को समझिएगा। लाला लाजपत राय भी क्या किए, पिटाए। इनके छाती पे चोट लग गया। क्या लग गया बाबू, इनके छाती पे जबरदस्त चोट लग गया, जिसकी वजह से ये नवंबर 1928 में मृत्यु हो गई। मृत्यु हो गई। तो आपसे ये पूछेगा कि लाला लाजपत राय की मृत्यु कब हुई थी? नवंबर 1928 में हुई थी। क्यों हुई थी? साइमन कमीशन का विरोध करते वक्त पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया, उनके सीने पे छाती पे चोट लग गई, जिसकी वजह से वो मर गए। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये पूरा कहानी था हमारा साइमन कमीशन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और प्रेजेंस ऑफ माइंड की वजह से मेरे से वो डेट यहां पे थोड़ा गलती हुई थी, इसलिए मैंने डिलीट कर दिया। ठीक है ना, बाकी सब सही है। आगे बढ़ो। चलो अब देखना, ऑलरेडी ठीक देश में माहौल ठीक नहीं है। अब उस समय हम लोग के भारत सचिव थे, भारत सचिव कौन बाबू? भारत सचिव। जो भारत सचिव थे वो थे लॉर्ड बिरकेनहेड। ठीक है बाबू, और लॉर्ड बिरकेनहेड ने हम भारतीयों को चैलेंज कर दिया। क्या कर दिया? चैलेंज, कि तुम लोग एक संविधान बनाकर दिखाओ। क्या बना के दिखाओ? संविधान जो सभी गुटों को, सभी दलों को सर्वमान्य हो। मतलब क्या? कि तुम लोग को मैं चैलेंज कर रहा हूं। भारत सचिव लॉर्ड बिरकेनहेड ने हम भारतीयों को चैलेंज किया कि तुम भारतीय जात पे बटे हो, तुम भारतीय धर्म पे बटे हो, तुम भारतीय अमीर गरीब में बटे हो। तुम लोग एक ऐसा संविधान बना के दिखाओ जो सबको मान्य हो, जो सब लोग खुशी खुशी एक्सेप्ट कर ले। अब ये बात हम लोग को दिल से बुरा लगा, दिल से बुरा लगा। तो हम लोग दिल्ली में, कहा बाबू? दिल्ली में सर्वदलीय बैठक किए। कौन बैठक किए बाबू? सर्वदलीय बैठक किए और एक समिति का गठन किए। एक समिति गठन किए जिसका अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू को बनाया गया। मोतीलाल नेहरू को बनाया गया। मोतीलाल नेहरू पिता हैं जवाहरलाल नेहरू के। जवाहरलाल नेहरू के फादर हैं, पिता हैं कौन बाबू? मोतीलाल नेहरू। तो मोतीलाल नेहरू के अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई और उस समिति को बोला गया कि आप संविधान तैयार करिए। क्या करिए बाबू? संविधान। तो इस समिति ने ध्यान देना बाबू बढ़िया से, ठीक, रिपोर्ट तैयार किया। क्या तैयार किया बाबू? रिपोर्ट तैयार किया, जिसे हम लोग कहते हैं नेहरू रिपोर्ट। कौन रिपोर्ट बाबू? नेहरू रिपोर्ट 1928। नेहरू रिपोर्ट 1928। तो आपसे प्रश्न ये पूछेगा मेरे प्यारे बच्चों कि ये बताओ, नेहरू रिपोर्ट को कौन जारी किए थे? जवाहरलाल नेहरू? नहीं, मोतीलाल नेहरू। और इस नेहरू रिपोर्ट में एक मांग की गई, अंग्रेजों से मांग की गई। क्या मांग की गई? कि भारत को डोमिनियन राज्य का दर्जा दो। डोमिनियन राज्य का दर्जा दो, दर्जा दो। बात को समझिएगा इत्मीनान से। नेहरू रिपोर्ट में किसकी दर्जा की मांग की गई? डोमिनियन राज्य के दर्जा की मांग की गई। अब जो कांग्रेस के अंदर जो यूथ जैसे सुभाष चंद्र बोस, कौन बाबू? सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, वो इस मांग से खुश नहीं थे। वो इस मांग से खुश नहीं थे। क्यों खुश नहीं थे? इनका कहना था कि सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू, बात को समझना, सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू का कहना था कि भारत को अब डोमिनियन राज्य का दर्जा नहीं चाहिए,
हमें चाहिए कंप्लीट इंडिपेंडेंस, हमें चाहिए पूर्ण स्वराज, पूरी तरह से आजादी चाहिए। हमें क्या चाहिए? पूर्ण स्वराज। इनका कहना था कि भारत को पूर्ण स्वराज चाहिए। कौन स्वराज चाहिए बाबू? पूर्ण स्वराज। ये डोमिनियन राज्य का दर्जा का लॉलीपॉप मुझे मत दो। हालांकि अंग्रेज वो भी नहीं दिए। हम लोग क्या मांग किए कि चलो एटलीस्ट तुम भारत को डोमिनियन राज्य का दर्जा दे दो। तो जब हम लोग ये मांग किए, मोतीलाल नेहरू ने मांग किया, तो उससे कौन लोग नाराज हो गए? सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू बोले कि नहीं, भारत को डोमिनियन राज्य का दर्जा नहीं चाहिए, भारत को चाहिए पूर्ण स्वराज का दर्जा। भारत पूर्ण स्वराज चाहिए, कंप्लीट इंडिपेंडेंस, पूरी तरह से आजाद। अंग्रेज तुम लोग बोरिया बिस्तर बांधो और यहां से जाओ। खैर, अंग्रेज ये भी नहीं दिए, डोमिनियन राज्य का दर्जा भी नहीं दिए। सोच लो, इतना हम लोग को मानते थे, नहीं दिए। तो ये लोग तो ऑलरेडी गुस्सा थे, क्योंकि इनका कहना था कि हमको पूर्ण स्वराज चाहिए और तुम लोग क्या भीख मंगा की तरह मांग रहा डोमिनियन राज्य का दर्जा। खैर, अंग्रेज ये भी नहीं दिए, तो ये लोग अंदर ही अंदर बहुत नाराज थे और इन लोग कांग्रेस के अंदर दबाव बना रहे थे कि नहीं, भारत का जो अगला लक्ष्य होना चाहिए वो डोमिनियन राज्य का नहीं होना चाहिए, बल्कि पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य होना चाहिए, कंप्लीट इंडिपेंडेंस का लक्ष्य होना। समझे मेरे प्यारे बच्चों? कोई दिक्कत नहीं सर, आगे बढ़ना। तो उसी समय विश्व में आर्थिक महामंदी आई थी। विश्व में बाबू, पूरे विश्व में आर्थिक महामंदी आई थी, जो दुनिया के अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिया था। अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिया था। तो भारत अछूता थोड़े रहा, भारत की भी अर्थव्यवस्था चरमरा गई, चरमरा गई, चरमरा गई। महंगाई बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई। ठीक है बाबू, भारत से जो दूसरे देशों में निर्यात किया जाता था, निर्यात वो भी घट गई। भारतीय उद्योग चौपट हो गए, भारतीय उद्योग चौपट हो गए, भारतीय उद्योगपति को नुकसान लग गया, नुकसान में थे। तो देश में हालात ठीक नहीं था, आर्थिक महामंदी आ गई थी। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो ऑल इज नॉट वेल, अभी ये सब चल ही रहा है। तो इसी समय भारत में क्रांतिकारी गतिविधियां भी थोड़ा बहुत बढ़ रही थी। उसी समय अप्रैल 1930 में चटगांव डकैती हुई थी सूर्यसेन के नेतृत्व में। किसके बाबू? सूर्यसेन के नेतृत्व में। सूर्यसेन का उपनाम है मास्टरदा। उपनाम क्या है बाबू? मास्टरदा, मास्टरदा। यहां पर क्या था? चटगांव में क्या था? सरकारी शस्त्रागार था, सरकारी शस्त्रागार। यानी अंग्रेज जहां हथियार रखते थे ना, वहीं पे डकैती की गई थी। और ये किसने डकैती किया था बाबू? सूर्यसेन ने किया था। ठीक है, और लोग इनको मास्टर दा कहते थे। चलिए देखिएगा, तो मैंने आपको बताया था ना कि जब नेहरू रिपोर्ट में डोमिनियन राज्य की मांग की गई थी, उससे दो लोग नाराज थे। एक थे जवाहरलाल नेहरू, परेशान थे, और सुभाष चंद्र बोस। इन लोगों का कहना था कि नहीं नहीं, आपको करना क्या है? पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य घोषित करना है। तो हुआ क्या कि अब कांग्रेस का लाहौर सत्र होगा। किसका सत्र होगा बाबू? कांग्रेस का लाहौर सत्र होगा। ठीक, और कांग्रेस के लाहौर सत्र में देखना क्या होता है। सबसे पहले इसका अध्यक्ष तुमसे पूछेगा कि कांग्रेस का जो लाहौर सत्र हुआ था वो कब हुआ था? दिसंबर 1929 में हुआ था। दिसंबर 1929 में हुआ था। इसका अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। और भारत के इतिहास में ये पल बहुत ही रोमांचक वाला है। देखना, यहां पे बहुत बड़े बड़े निर्णय लिए जाएंगे, बहुत बड़े बड़े फैसले लिए जाएंगे। ठीक है, कांग्रेस का लाहौर सत्र था, उसमें पहला ये निर्णय लिया गया कि जो गोलमेज सम्मेलन है हो रहा है, गोलमेज सम्मेलन होगा, उसका बायकाट किया जाएगा, बहिष्कार किया जाएगा। जो गोलमेज सम्मेलन है उसमें कांग्रेस पार्टिसिपेट
नहीं करेगी। पहला। दूसरा जो सबसे खास बात है, पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित किया गया। पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया। लक्ष्य घोषित किया गया। पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया। आपसे एग्जाम में पूछेगा ऑब्जेक्टिव में कि पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य कहां घोषित किया गया था? कांग्रेस के लाहौर सत्र में दिसंबर 1929 में हुआ था। अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक बाबू। तीसरा बात जो सबसे खास था, इस सत्र में यह निर्णय लिया गया, यह फैसला लिया गया कि अगले साल 26 जनवरी 1930 को 26 जनवरी 1930 को, ठीक है, पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। यानी हम लोग आजादी मनाएंगे और पूरे देश में झंडा फहराएंगे। अंग्रेजों जो उखाड़ना उखाड़ लेना, झंडा फहराएंगे। डेट रखा गया 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे और झंडा फहराएंगे। अंग्रेजों जो तुम्हें करना होगा कर लेना। और 31 दिसंबर, याद रखना, 31 दिसंबर 1929 को रावी नदी के तट पर, रावी नदी के तट पर जवाहरलाल नेहरू ने झंडा फहराया। रात में, वो भी क्या, मध्य रात्रि में झंडा फहराया। ये डिसाइड किए थे। बहुत ही महत्वपूर्ण सत्र ये, समझ लो अपने इतिहास के दृष्टि से, क्योंकि हम लोग का लक्ष्य क्या है? पूर्ण रूप से आजादी। अंग्रेजों बोरिया बिस्तर बांधो और जाओ, तुम लोग की जरूरत नहीं है। समझे? बहुत ही खास है बाबू ये सत्र। तो उम्मीद करते समझ में आया होगा। अब मैं तुम्हें एक खास बात बताना चाहता हूं, जो तुम पढ़ोगे तुम्हारा मन खुश हो जाएगा। ये देखो 26 जनवरी 1930, 26 जनवरी 1930, इस डेट के याद में संविधान को इसी दिन लागू किया गया। छब्बीस जनवरी 1950। तो ये डेट समझे? अब समझ में आया कि क्यों संविधान को 26 जनवरी को ही लागू किया गया। क्योंकि इतिहास में 26 जनवरी के दिन हम लोग प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाए थे, झंडा फहराए थे, गोली भी खाए थे, डरे नहीं एकदम। समझे मेरे प्यारे बच्चों? इसलिए इसी दिन संविधान को लागू किया गया। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब गांधी, देश में माहौल गर्म है। तत्कालीन वायसराय इरविन के सामने 11 मांग रखे। कितने मांग रखे? 11 मांग रखे कि हेलो इरविन, बेटा इरविन, हम तुम्हारे सामने 11 मांग रख रहे हैं। तुम्हारे पापा यानी गांधी जी 11 मांग रख रहे हैं, ठीक है? अगर ये मांग मान लिए तो ठीक है, नहीं तो हम आंदोलन करेंगे। नहीं तो हम क्या करेंगे? आंदोलन शुरू करेंगे। लेकिन ये घमंडी इंसान इरविन मांग को नहीं माना। तो गांधी ने क्या कर दिया? आंदोलन। क्या शुरू कर दिया? आंदोलन। ठीक है, तो कहानी शुरू होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो बाबू सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब होगी? 1930 में। तो अगर आपसे बोर्ड में ये पूछ दे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन क्यों शुरू हुआ, मैंने बोला ना, देखो कोई भी घटना होती है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। तो जब सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू होने वाला है तो कोई ना कोई कारण होगा। तो उस वक्त से मैं तुम्हें कारण ही समझा रहा था। पहला कारण कौन समझाया? साइमन कमीशन। भारतीय नाराज थे, इसमें एक भी भारतीय नहीं थे। दूसरा बाबू, नेहरू रिपोर्ट में हम लोग मांगने थे डोमिनियन राज्य का दर्जा, वो भी नहीं दिया, सब अनदेखी कर दिया, हम लोगों को कोई वैल्यू नहीं दे रहा था। तीसरा क्या बाबू? गांधी ने जो 11 सूत्री मांग रखी थी इरविन के सामने, इरविन ने उसके बात पे ध्यान ही नहीं दिया। चौथा क्या हुआ बाबू? लाहौर अधिवेशन में हम लोग डिसाइड किए थे कि हम क्या रहेंगे, अब पूर्ण स्वराज प्राप्त करके रहेंगे, जो होगा उखाड़ लेना ना बाबू। ठीक, तो इन्हीं चारों कारणों की वजह से देश में प्लेटफॉर्म तैयार हो गया था कि अब हम क्या शुरू करेंगे? सविनय अवज्ञा आंदोलन।
ठीक है, और ये कब शुरू होगा बाबू? 1930 में। तो आइए शुरू करते हैं। ठीक बाबू, तो सबसे पहले सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत समझते हैं। देखिएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत होती है बाबू दांडी यात्रा से। किस यात्रा से बाबू? दांडी यात्रा से। ये दांडी क्या है? तो समुद्र तट है। क्या बाबू? समुद्र तट है, जहां पे नमक बनाया जाता था। अंग्रेज इतने हरामी थे कि नमक पे भी टैक्स लेते थे। इसलिए गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू करने के लिए नमक को चुना था, क्योंकि नमक सबको चाहिए, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो शिक्षित हो, चाहे अशिक्षित हो, सबको चाहिए। नमक एक ऐसा आर्टिकल है, एक ऐसा वस्तु है जो सभी वर्ग को प्रभावित करता है। ठीक बाबू, तो उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत दांडी यात्रा से किया। ठीक बाबू, दांडी यात्रा को समझते हैं पहले, आइए इसको समझते हैं। दांडी यात्रा की शुरुआत होती है 12 मार्च से। कब बाबू? 12 मार्च 1930 से। गांधी अपने 78 सदस्यों के साथ साबरमती आश्रम से, गुजरात के साबरमती आश्रम से, ठीक है बाबू, दांडी का यात्रा शुरू किए। दांडी की यात्रा कहां से चले थे बाबू? साबरमती आश्रम से। कितने लोगों के साथ? 78 सदस्यों के साथ। उनको कहां पहुंचना था? दांडी पहुंचना था। दांडी क्या है? समुद्र तट है जहां पे नमक बनाना था। ठीक है बाबू, और ये यात्रा कब शुरू होती है? 12 मार्च को। और गांधी 6 अप्रैल को, कब बाबू? 6 अप्रैल को, ठीक है ना बाबू, 24 दिन में यह यात्रा पूरा किए। कितने दिन बाबू? 24 दिन में यात्रा पूरा करके, याद रखिएगा, पूछेगा 240 मील। कितना बाबू? 240 मील, शायद 240 मील है, एग्जैक्ट मैं तुमको आंकड़ा दे देता हूं, आओ। 250 किलोमीटर। कितना बाबू? 250 किलोमीटर का यात्रा करके दांडी पहुंचे, और 6 अप्रैल को, ठीक है, तट से नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन किया। नमक कानून का उल्लंघन किया। समझे दांडी यात्रा क्या है? आओ समझो। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस यात्रा से होती है? दांडी यात्रा से। ठीक है बाबू, अब ये दांडी यात्रा क्या है? तो दांडी यात्रा की शुरुआत होती है 12 मार्च से, 6 अप्रैल को कंप्लीट होती है। 12 मार्च को गांधी अपने 78 सदस्यों के साथ गुजरात के साबरमती आश्रम से दांडी के लिए चलते हैं। ठीक है बाबू, और जब गांधी चलते गए तो भीड़ उनके साथ बढ़ती गई, लाखों की संख्या में लोग उनके साथ जुड़ गए। ठीक, और दांडी की यात्रा पूरा किए, और दांडी कब पहुंचे? 6 अप्रैल को। वहां क्यों पहुंचा? कि वहां पे समुद्र तट है, वहीं पे नमक उठाएंगे, नमक बनाएंगे, और नमक बना करके नमक कानून का उल्लंघन करेंगे, ताकि एक मैसेज देना है कि अंग्रेज, हम तुम्हारे द्वारा जो हम एक मैसेज देना था कि अंग्रेज जो तुम कानून बनाए हो, हम उसका अवहेलना कर रहे हैं, हम उसकी अवज्ञा करें, हम उसको डिसओबे कर रहे हैं। जो तुम ऑर्डर पास किए हो उसको मानेंगे नहीं, उसका पालन नहीं करेंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो दांडी यात्रा कितने दिन में कंप्लीट हुई थी? 24 दिन में। कितने किलोमीटर की यात्रा बाबू? 250 किलोमीटर की यात्रा, वो भी पैदल यात्रा थी। सोचिए कितना डेयरिंग वाला पर्सन था गांधी, कितना डेयरिंग थी भाई, पैदल चलते थे दम। उस बुढ़ापे में हम लोग को कह दीजिए 5 किलोमीटर चलना है, हो गया, खत्म। भाई साहब समझ लीजिए आप, कितना लंबा यात्रा किया, 250 किलोमीटर पैदल चला बंदा वो, और तब जाके नमक बना के नमक कानून का उल्लंघन किया। ठीक है प्यारे बच्चों, तो दांडी में जब नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन किया, तो पूरे देश में हर्षोल्लास फैल गया कि हम लोग भी, ठीक है, नमक बनाएंगे और नमक कानून का उल्लंघन करेंगे। तो इसको बोलते हैं इस, ठीक, नमक सत्याग्रह का प्रसार। किसका बाबू? नमक सत्याग्रह का प्रसार। यानी अब जब गांधी ने नमक बना के नमक कानून का अवहेलना कर दिया, तो पूरे देश के लीडर उनको फॉलो करने लगे, उनके कदमों पे चलने लगे। तो तमिलनाडु में, कहां बाबू? तमिलनाडु में बाबू सी राजगोपालचारी ने तिरुचिरापल्ली से वेदारण्यम तक नमक यात्रा की। ठीक है बाबू, मालाबार में के केलप्पन ने, कौन बाबू? के केलप्पन, इन्हें केरला गांधी कहते हैं, केरल गांधी कहते हैं। इन्होंने भी नमक यात्रा की और नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन किया। और उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में खान अब्दुल गफ्फार खान,
खान अब्दुल गफ्फार खान। उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में खान अब्दुल गफ्फार खान ने, ठीक है बाबू, एक सेना बनाई, एक संगठन बनाया, एक संगठन बनाया। बात को समझना, ठीक है बाबू, एक संगठन बनाया। कौन बाबू? खान अब्दुल गफ्फार ने। इस संगठन को बोलते हैं खुदाई खिदमतगार, खुदाई खिदमतगार, ठीक है, जिसे लाल कुर्ती भी कहते हैं, लाल कुर्ती सेना, लाल कुर्ती संगठन, ठीक है बाबू, ठीक। और गांधी के बताए हुए मार्ग पे चले। खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी कहा जाता है। कौन गांधी बाबू? सीमांत गांधी, सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी, फ्रंटियर गांधी कहा जाता है, फ्रंटियर गांधी कहा जाता है, ठीक। उसके बाद से बिहार में, तो बाबू बिहार के बारे में आप लोगों को पता होगा कि बिहार में ना कोई समुद्र नहीं है। बिहार लैंडलॉक स्टेट है, चारों तरफ से घिरा हुआ है, कोई समुद्र नहीं है। तो जब हमारे यहाँ समुद्र नहीं है तो आप ही लोग बताइए कि हम लोग नमक यात्रा कर पाएंगे? नहीं। तो बाबू आपको पता ना, बिहारी बड़ा चालाक होता है, सब एक नंबर का चालाक होता है सब बिहारी, ठीक है। ई लोग का किया, ई लोग अलगे डिसाइड किया। क्या डिसाइड किया? कि पटना में, कहा बाबू? पटना में एक तालाब था, नखास पिंड। कौन बाबू? नखास पिंड, नखास पिंड में एक तालाब था। ये लोग आंदोलन चलो, चलो नखास पिंड चलो। कहाँ चलो? नखास पिंड। ओजा वो तो तालाब है भाई, तो उसमें तो नमक नहीं है, तो नमक डाल के, नमक बना के, नमक कानून का क्या किया था? उल्लंघन किया था। कौन? बिहारी सब। कहाँ? पटना में नखास पिंड आंदोलन, इसको बोलते हैं नखास पिंड आंदोलन। पहला पहला दूसरा क्या हुआ जो सबसे फेमस है, कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान, ठीक है ना, बिहार में चौकीदारी कर का विरोध किया गया। किसका विरोध किया गया? चौकीदारी कर। बोला गया कि हम चौकीदारी कर नहीं देंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में चौकीदारी कर का विरोध किया गया, ठीक है। फिर छपरा के जेल में, इसका बाबू? छपरा के जेल में जो कैदी थे वो विदेशी वस्त्र बोले कि हम नहीं पहनेंगे, हमें स्वदेशी चाहिए, और वो नंगा थे, उसको बोलते नंगी हड़ताल किए। कौन हड़ताल किए? नंगी हड़ताल किए। तो बिहार में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ये सब घटनाएं चल रही थी, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब आओ, अब देखना इस आंदोलन के मुख्य कार्यक्रम क्या क्या थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन के मुख्य गतिविधियां क्या थी, कार्यक्रम क्या थे, इस आंदोलन को क्या क्या करना था। भाई लोगों को तो बताना पड़ेगा ना कि भाई आपको आंदोलन में ये करना और ये नहीं करना है। तो देखिएगा, सबसे पहला बोला गया था कि जितने भी सरकारी कानून है उसको डिसोबे कर दो, उसका पालन मत करना, उसका अनदेखी करो। सबसे पहला ये चीज बोला गया था भारतीयों से कि अंग्रेजों ने जितने भी कानून बनाए हैं उसका पालन मत करना, उसकी अवहेलना करो, उसकी अवज्ञा करो। इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक। पहला बात। दूसरा बोला है कि जितने भी विदेशी वस्त्र है उसका बहिष्कार करो, विदेशी वस्त्र को मत खरीदो, स्वदेशी को अपनाओ। दूसरा बात ये मतलब कार्यक्रम था। तीसरा बोला गया कि जितने भी सरकारी नौकरी में लोग हैं, सरकारी स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, टीचर पढ़ रहे हैं, जितने भी संस्थान है उनका त्याग करो, उनको छोड़ दो, उसमें हिस्सा मत लो। विधान परिषद का बाइकाट करो, उसके चुनाव में हिस्सा मत लो। ये कार्यक्रम था। चौथा बोला गया, इसमें सबसे बड़ा खास क्या था कि महिलाएं बहुत ही आगे थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन में सबसे खास बात यह था कि इसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। पहली बार ऐसा हुआ था, जो कमरे के चार दीवारी में थी वो गांधी के द्वारा कमरे के चार दीवारी को तोड़ करके, घूंघट को तोड़ करके और आंदोलन से जुड़ गई। और ये इतना बड़ा आंदोलन था, समझ जाइए कि आप असहयोग आंदोलन भी इसके सामने छोटा था। अगर आपसे ये पूछ दिया जाए कि असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन में कौन सबसे बड़ा व्यापक स्तर पे था, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन व्यापक स्तर पे था कि इसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया था। याद रखिएगा, ठीक। तो ये कार्यक्रम तय किए गए थे। अगला बात, अब सविनय अवज्ञा आंदोलन के व्यापकता ने बहुत बड़े लेवल पे था। और महिलाएं क्या करती थी ना, जाती थी जहां पे शराब बिकता था, बोलती थी कि शराब मत खरीदिए, शराब मत बेचो। और विदेशी वस्त्र जहां बिकता था वहां पे जाकर के धारणा देती थी कि विदेशी कपड़ा खरीदने नहीं देंगे, देशी खरीदना है, ठीक है बाबू। तो सविनय अवज्ञा के आंदोलन की व्यापकता के कारण
अंग्रेज को ना आर्थिक नुकसान हो रहा था, उनके आयात, उनके जो इंग्लैंड से सामान आ रहे थे उसकी मात्रा घट गई थी, तो डर रहे थे तो भारतीयों के साथ समझौता करने के लिए मजबूर हो गए। क्या हो गया बाबू कि चलो समझौता करते हैं, ठीक। तो इसको बोलते हैं गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को होती है और इसे दिल्ली समझौता भी कहते हैं। गांधी इरविन समझौता को दिल्ली समझौता भी कहते हैं। यह 5 मार्च 1931 को हुआ था। यह समझौता क्यों हुआ था? यही इरविन था, यह बरुआ था जो गांधी ने 11 मांग रखा था तो उसके मांग को ठुकरा दिया था। ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, तो गांधी ने इंतकाम लिया, बोला बेटा आज तुम मेरा बात नहीं सुन रहे हो, लेकिन याद रखना तुम आने वाला टाइम में मेरा बात सुनोगे। और इतना बड़ा जन आंदोलन लॉन्च कर दिए कि सरकार झुक गई और समझौता करने के लिए तैयार हो गई, तो इसे गांधी इरविन समझौता कहते हैं। और इस समझौता में क्या किया गया? पहला यह बोला गया कि आप गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लीजिए, गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लीजिए, गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लीजिए, पहला बात बोला गया। दूसरा यह बोला गया कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को रोक दीजिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन को रोक दीजिए, रोक दीजिए। अब समझौता था तो समझौता में गांधी रेडी हो गए कि हाँ हम, गांधी रेडी हो कि हाँ हम ठीक है गोलमेज सम्मेलन में हम पार्टिसिपेशन करेंगे, मतलब हिस्सा लेंगे। गोलमेज सम्मेलन में हम क्या करेंगे? हिस्सा लेंगे, हम आंदोलन को रोकते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन को रोकते हैं। और ठीक है, कांग्रेस के तरफ से, कांग्रेस के तरफ से एकमात्र प्रतिनिधि, एकमात्र केवल गांधी गए थे, केवल गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिए, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। मैं आपको बता दूं कि देखिए कुल 3 गोलमेज सम्मेलन हुए हैं, कुल 3 गोलमेज सम्मेलन हुए हैं, ठीक। कुल कितने गोलमेज सम्मेलन हुए हैं? 3। 3 में से पहला, 3 में से बाबू पहला गोलमेज, पहला गोलमेज बहिष्कार। बहिष्कार का मतलब क्या? कि जो पहला गोलमेज सम्मेलन था, ठीक है बाबू, जो पहला गोलमेज सम्मेलन था उसका कांग्रेस ने बहिष्कार कर दिया, बोला कि हम इसमें हिस्सा नहीं लेंगे, ठीक है बाबू। दूसरा गोलमेज सम्मेलन, दूसरा गोलमेज सम्मेलन, दूसरा गोलमेज सम्मेलन में गांधी इरविन समझौता हुआ था तो कांग्रेस रेडी हो गई, ठीक है हम पार्टिसिपेट करेंगे। यानी कांग्रेस दूसरा गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा ली, हिस्सा ली। अब हिस्सा ली तो किसको अपना प्रतिनिधि बनाकर भेजी थी? गांधी को। किसको बनाकर भेजी थी? गांधी को। एकमात्र गांधी को भेजी थी, एकमात्र गांधी को, और कोई सदस्य को नहीं भेजी थी। बोली गांधी जाएंगे हमारे के तरफ से। अब गांधी नंगा फकीर आदमी, पेपर में छप गया कि गांधी आएंगे गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट करने के लिए। और गांधी नहीं, वो आंधी था, इतना फेमस व्यक्ति था कि पूरा लंदन के लोग में ये उत्सुकता थी कि गांधी आ रहे, हमको उनको देखना है, गांधी को हमको देखना है, अपनी आंखों से देखना है। पूरा लंदन चल के आया था गांधी को देखने के लिए, ये उनका औरा था गांधी का। पूरा लंदन चल के आया था गांधी को देखने के लिए, ठीक है बाबू। अब गांधी गए, लेकिन गोल में जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी की जो बात थी वो मानी नहीं गई, तो कुछ इसका परिणाम नहीं निकला, कोई परिणाम नहीं निकला। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कोई परिणाम नहीं निकला, गांधी की बात नहीं मानी गई, गांधी की बात नहीं मानी गई तो कोई परिणाम नहीं निकला, परिणाम नहीं निकला तो गांधी वैसे ही वापस लौट आए और फिर से आंदोलन को चालू कर दिया, फिर से आंदोलन क्या कर दिए? शुरू कर दिए, ठीक है बाबू। लेकिन अब थोड़ा सा लोग का जो एक्साइटेशन लेवल था, जो ऊर्जा लेवल थी वो कम हो गई थी और अंत में आंदोलन क्या हो गया? बंद हो गया। क्या हो गया बाबू? बंद हो गया। और तीसरा गोलमेज सम्मेलन में कोई नहीं गया कांग्रेस की तरफ से। तीसरा गोलमेज सम्मेलन में बहिष्कार। कौन बाबू? बहिष्कार। तो पहले बात समझो, कितने गोलमेज सम्मेलन हुए? 3 गोलमेज सम्मेलन हुए। ये गोलमेज सम्मेलन कहां होते थे? लंदन में। कहां बाबू? लंदन में। गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कहां हुआ था? लंदन में। कुल कितने गोलमेज सम्मेलन हुए थे? 3। प्रथम गोलमेज सम्मेलन का कांग्रेस में कोई हिस्सा लिया नहीं, बहिष्कार। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने हिस्सा लिया था और उनकी तरफ से केवल गांधी गए थे,
गांधी गए, लंदन गए, लेकिन बात नहीं बनी तो उसका कोई परिणाम नहीं निकला तो गांधी भारत आए और फिर से सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू किए, लेकिन लास्ट में लोगों का एक्साइटेशन लेवल नहीं था तो आंदोलन बंद करना पड़ा। फिर तीसरा गोलमेज सम्मेलन का कांग्रेस ने बहिष्कार कर दिया। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो अब देखना, अब तो आंदोलन समाप्त हो गया, तो एक टॉपिक ये भी देख लेते हैं कि इस आंदोलन का क्या परिणाम था, रिजल्ट कुछ निकला कि नहीं निकला, कुछ फायदा हुआ कि नहीं हुआ। तो फायदा हुआ था। क्या हुआ था? जन आंदोलन का विस्तार हुआ। मतलब क्या? ठीक है, इसमें मजदूर भी हिस्सा लिए। कौन हिस्सा लिए? मजदूर लिए। ठीक है, महिलाएं हिस्सा ली। कौन बाबू? महिलाएं हिस्सा ली। तो पहले जो जितने समाज के जो वर्ग जुड़ते थे, उससे ज्यादा वर्ग इस बार जुड़े थे। ठीक ना? तो इसीलिए कहा था कि जन आंदोलन का विस्तार हुआ। ठीक। दूसरा क्या हुआ? विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार हुआ। विदेशी वस्तु का इतना बड़ा लेवल पर बहिष्कार हुआ कि इंग्लैंड से जो होते वाले जो निर्यात थे वो कम हो गए थे। ठीक बाबू। तीसरा क्या हुआ? संवैधानिक सुधार का दबाव दिया गया कि भाई भारत में संवैधानिक सुधार करो, जिसका परिणाम था भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935, इसमें बहुत बड़ा सुधार किया गया था भारत शासन अधिनियम 1935 में। ठीक है बाबू। और चौथा यह हुआ था कि ब्रिटिश सरकार के प्रति लोगों में जो विश्वास था वो विश्वास टूट गया। अब लोगों को समझ में आ गया था कि ब्रिटिश हमारा भला करने वाले नहीं है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, सविनय अवज्ञा आंदोलन में एक कमी थी। एक कमी ये थी ना कि इसमें मुसलमानों का भागीदारी कम थी। असहयोग आंदोलन में जितना भागीदारी था उससे क्या थी? कम थी। तो ये था हमारा असहयोग आंदोलन। प्यारे बच्चों, आज का लेक्चर यहीं तक था। कल हम लोग यहीं से मिलेंगे। अगर ये वीडियो आप लोग को समझ में आ रहा होगा, पसंद आ रहा होगा, तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों।